ओके बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न ड्रामा। इसका पार्ट 2 करने लगे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पहली वाली स्लाइड भी दिखा देता हूँ। ये 33 पर हम इसको कहते हैं टोटल स्लाइड्स में। ये मॉडर्न ड्रामा था। इसका डिफरेंट पार्ट्स हमने कर लिए थे कि 3 पार्ट्स में इसको करेंगे, जिसमें हमने अर्ली मॉडर्न ड्रामा, बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड और जॉन मेसफील्ड को हमने कर लिया है। स्पेशली बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग ड्रामाटिस्ट आते हैं जो स्टार्ट के अंदर, जो मॉडर्न एज स्टार्ट होती है। उसके अलावा इसके अंदर हमने कहा था आयरिश ड्रामेटिक रिवाइवल। इस मूवमेंट के तहत इसके अंदर, इस फ्लैग के अंदर, इसको हम अलग से करेंगे। ये पार्ट 2 होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है W.B. यीट्स, J.W. सिंज एंड शॉन वेसी के बारे में देखते हैं। और पोइटिक ड्रामा T.S. एलियट और स्टीफन स्पेंडर को भी हमने अलग से देखना है। तो हमारे पास जो है आज दूसरा पार्ट है इसका, इस टाइम के ऊपर। और हमने लास्ट टाइम कुछ ये वाली स्लाइड्स देखी थी जिसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट कॉमेडीज की बात की थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ आइडियाज। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए एक राइटर है, तो कॉमेडी ऑफ आइडियाज के लिए एक राइटर। तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, किस तरह फेमिनिज्म जो है वो यूरोप में डेवलप हुआ। इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ने अपना एक रोल प्ले किया है, हेनरिक इब्सन ने। तो लाइफ फोर्स की कुछ बात हुई थी, शोपेनहावर, फ्राइड और कुछ और अदर ऑथर्स की हमने बात की ड्रामा के अंदर। उनके इन्फ्लुएंस के बारे में हमने बात की, कॉमेडी ऑफ मैनर, कुछ और इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट शॉ और वाइल्ड के दरमियान हमने फर्क समझा, इब्सन और शाह की बात की। तो ये उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हमने डिटेल से देखा कि ये किस कौन कौन से इनके फेमस वर्क्स हैं, उनको हमने देखा। तो इस तरह करते हुए हम फर्स्ट वाइल्ड तक पहुंचे और फिर उनके इम्पोर्टेंट प्ले आपको नजर आ रहे हैं। तो हम ज़्यादा इसका रिव्यू नहीं ले रहे, बस अपने आज के टॉपिक तक आते हैं सीधा। पार्ट 2 है जी हमारा। दिस टॉपिक इज द आयरिश ड्रामेटिक रिवाइवल। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक मूवमेंट of the modern times was the Irish dramatic revival. This was a reaction against the new realistic drama of Shaw and Wilde. अब जो नया ड्रामा आया था हमारे सामने, जो लास्ट में डिस्कस किया, जिसको लीड कर रहे थे शॉ, एक साइड पे ड्रामा ऑफ आइडियाज प्रोड्यूस कर रहे थे, और दूसरी तरफ वाइल्ड जो है वो आर्टिफिशियल कॉमेडी या ड्रामास ऑफ एंटरटेनमेंट, ड्रामास ऑफ मैनर जो है, कॉमेडी ऑफ मैनर प्रेजेंट कर रहे। तो एक साइड पे ड्रामा ऑफ एंटरटेनमेंट था, ड्रामा ऑफ आइडियाज था, लेकिन ये दोनों रियलिस्टिक पोर्ट्रेट थे। ठीक है, इसका एक रिएक्शन सामने आता है पब्लिक के अंदर। इसके अंदर खासतौर पे ड्रामेटिक जो वर्ल्ड है उसके अंदर एक रिएक्शन इसके अंदर सामने आता है। जैसे हर तहरीक के रद्द-ए-अमल में कुछ तहरीकें जन्म लेती हैं। तो हमारी जो न्यू मूवमेंट है आर्ट की या लिटरेचर की या थिएटर की, आप इसे कह रहे हैं, ये रिएक्शन है उस प्रीवियस थिएटर का, जो एक एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस न्यू मूवमेंट में बड़े बड़े जो नाम है वो लेडी ग्रिगरी है, W.B. यीट्स एंड J.M. सिंज वर ऑल आयरिश ड्रामेटिस्ट। सारे आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, आयरिश ही थिएटर इन्होंने वहां पे बनाया था। Who wanted to introduce flavor richness in the poetry into the drama. वो चाहते थे कुछ नया फ्लेवर ऐड किया जाए, ड्रामा के आर्ट को रिच किया जाए और पोइट्री ड्रामा के अंदर लेके जाए, इमेजिनेशन लेके आया जाए। ठीक है, ये टेस्ट जो है ना, पोइटिकल कल्चरल जो टेस्ट है, ये खत्म हो चुका है। बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द इंटेलेक्चुअल ड्रामा, उनका एतराज क्या था कि ये बिल्कुल इंटेलेक्चुअल, एक ड्राई इंटेलेक्चुअल लॉजिकल साइंटिफिक एनालिसिस जैसे नहीं करते। ड्रामा ऑफ आइडियाज तो इसी तरह से होते हैं। इंटेलेक्चुअल ड्रामा वेयर एवरीथिंग प्रीसीडेड लॉजिकली। They thought that, especially in the Ireland, where the people were highly imaginative and the language was rich and living, it was possible to produce plays rich and copious in words, and at the same time to give the reality, which is the root of all poetry, in a comprehensive and natural form. और ये भी वैसे भी आयरलैंड जो था वो पॉलिटिकल एक डिसएग्रीमेंट पाया जाता था आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान और डबलिन और लंदन के दरमियान। तो लंदन में डोमिनेट कर रहे थे बर्नार्ड शॉ
और जो है उसके साथ ऑस्कर वाइल्ड। और इस साइड पे जो है वो डोमिनेट कर, इन्होंने बल्कि स्टार्ट किया कि हम इसकी अपोजिट जो है ना वो एक थिएटर प्रोड्यूस करते हैं जो उसके कंट्रास्ट में। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो रिएक्शन आता है, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा था कि लंदन में बर्नार्ड शॉ और जो है वो ऑस्कर वाइल्ड अपने प्लेस प्रेजेंट कर रहे थे जब, तो बाद में बर्नार्ड शॉ ज्यादा देर तक प्रेजेंट करते रहे, तो लंदन ऑक्यूपाइड था इस सिलसिले में, और आयरलैंड में इसकी मुखालफत थी, पॉलिटिकल इनके दरमियान एक स्ट्राइक भी चल रहा था, और आयरलैंड ज़ाहिर है वो आज़ादी चाहते थे उनके इन्फ्लुएंस से, और इसलिए डबलिन में एक रिएक्शन आना था। वो सिर्फ लिटरेरी नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं ढेर सारी। जब इन्होंने देखा कि लंदन में लॉजिकल इंटेलेक्चुअल थिएटर बर्नार्ड शॉ का है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट एक थिएटर जो है उसकी बुनियाद रख दी जाती है डबलिन की। सो उन्होंने जो है ना इसके एक बिल्कुल अपोजिट एक ऐसा थिएटर लेके आया जहां लॉजिक और इंटेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। So being dissatisfied with the intellectual drama where everything proceeded logically, they thought that especially in the Ireland, there the people were highly imaginative and the language was rich and living. फिर ये एक रीजन ऐसे हैं जो लिटरेरी रीजन ये बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। और अकॉर्डिंग टू देम such plays dealing with the profound and the common interest of the life, full of poetic speeches, would be different from the intellectual. अब ये जो प्लेज हैं जो कि इब्सन के प्लेज है, वो भी पता है आपको, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करते हैं उस प्ले के अंदर, प्लेज ऑफ आइडियाज हैं सारे, और शाह के प्लेज सारे उसी को फॉलो कर रहे थे, उसी पैटर्न को जो इब्सन का था। तो बिल्कुल उसी टाइम पे डबलिन ने जो है एक अपोजिट रिएक्शन जनरेट किया और एक पोएटिक स्पीचेस वाले इमेजिनेटिव जो है ना वो काइंड ऑफ प्ले ले गया, which dealt with the realities of life only of the urban population in a dry and joyless manner. जो इनका था वो अर्बन थिएटर था, इंटेलेक्चुअल थिएटर था, ज़ाहिर से कहेंगे इंटेलेक्चुअल में ड्राई और जॉयलेस किस्म की चीजें हैं। आल्दो एक आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट भी थी ऑस्कर वाइल्ड की शक्ल में, हम उसको ज़ाहिर नहीं इनकार कर सकते, लेकिन ये उसके फिर उसके रिएक्शन में एक थिएटर जन्म लेते हैं। तो इस ये किस पे बेस करता है? इट इज बेस्ड ऑन द पेजेंट कल्चर एंड द सेल्टिक मिथ्स बेसिकली। अगर आपने अकल पे नहीं जाना, आइडियाज डिस्कस नहीं करने, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ डिस्कस नहीं करने, तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? अपोजिट थिएटर हमारे सामने आता है। दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट इन देयर प्लेस द रिचनेस ऑफ द पेजेंट कल्चर। जो आयरलैंड है वो ज्यादातर रूरल एरिया पे मुश्तमिल है और सेल्टिक कल्चर जो है वहां पे मौजूद है। ये सेल्टिक वो कदीम कल्चर है जो एंग्लो सैक्सन के आने से पहले था। तो लंदन में जो कि एंग्लो सैक्सन के ही डिसेंडेंट जो है वो रूल कर रहे थे और वो अपना जो है ना वहाँ साइंस डेवलप हो चुकी थी, वो ज़ाहिर साइंस का रिएक्शन भी देंगे। वो अगर वहाँ लॉजिक आ गई थी तो ये उसको रिएक्ट करेंगे। वहाँ जो है वो सिटी लाइफ थी तो यहाँ रूरल लाइफ होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे रोमांटिक्स ने रिएक्ट किया था क्लासिकल के हैं। सो पेजेंट कल्चर जो है इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया ऑफ आयरलैंड एंड अपील टू द पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ देयर कंट्रीमैन एज अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रेज ऑफ द शाह एंड अदर्स which they thought had failed on account of their being too rational। और इतराज क्या था कि वो ओवर रैशनल हो गए, टू रैशनल है, एंड डीलिंग विद अर्बन कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके अपोजिट वो जाएंगे। द लीडर ऑफ द न्यू मूवमेंट वाज विलियम बटलर यीट्स। अब डब्ल्यू.बी. यीट्स को हमने एज ए पोएट भी देखा, तो वहां भी इसने सेम ही रिएक्शन, आपको याद होगा मैंने उस वक्त कहा था कि एज ए प्ले राइट जब आप इसे देखेंगे तो और इसके स्टांस को आप समझ जाएंगे। तो अगर वो प्रेजेंट टाइम के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे तो डब्ल्यू यीट्स क्या करने, पास्ट की बात करें, ठीक है। अगर वो रीजन की बात करेंगे तो वो क्या करना है, वो इमेजिनेशन की बात करेगा, इमोशन की बात करेगा, नॉन रीजन की बात करेगा, ठीक है। So he was born in Dublin, and in his youth he became interested in the Gaelic League, जो है Gaelic League, which had been formed to revive popular interest। उस वक्त एक लीग भी बनाई गई, एक ग्रुप भी बना एक कुछ लीडिंग आर्टिस्ट और पोइट्स और थिंकर्स का, गैलिक लीग के नाम से। और उनका पर्पस था जो गैलिक कल्चर है, जो सेल्टिक कल्चर है, जो सेल्टिक मिथ्स हैं, जो इनकी जो लैंग्वेज है पुरानी जो खत्म हो गई है और पुराना जो कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है, जिसे एंग्लो सैक्सन ने नुकसान पहुंचाया था, तो उसके रिवाइवल की वो कोशिश करते हैं।
वो पॉपुलर इंटरेस्ट इन ओल्ड फेरी टेल स्टोरीज एंड द फोक लोर ऑफ द आयरिश पीपल। इनका मकसद यही था कि वो पुराने कल्चर को रिवाइव किया जाए, लोगों का ध्यान जो है वो फोक लोर, फोक विजडम और फेरी स्टोरीज की तरफ लेके जाया जाए। Under the inspiration of the Gallic movement, Yeats was convinced that through a wide dissemination of these Celtic myths, not alone Ireland but the whole world might be stimulated. अब उसी मेंबरशिप ली हुई थी जीट्स ने, उसी ग्रुप के का ये मेंबर था, उसने सोचा कि गैलिक जो मूवमेंट है उसको मैं आर्टिस्टिक मूवमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, और क्यों ना मैं ये जो स्टोरीज हैं, ये जो मिथ्स हैं, जो आयरलैंड का कल्चर है, जो पुराना कदीम कल्चर है, इसको ना सिर्फ रिवाइव किया जाए पर पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने एक थिएटर जो है वो फॉर्म किया है, और वो उस थिएटर के बारे में जो खास बात है वो उस पर हम बात करते हैं। हाँ जी, तो इसमें मैं जैसे आपको बता रहा था, उस रिएक्शन में फिर क्या हुआ कि एबी थिएटर जो है वो एक डबलिन में कायम होता है, इसका नाम है एबी थिएटर। As at that time, drama was the most popular literary medium for moving a large number of the audience. Yeats, who was primarily a lyrical poet, turned to drama. तो इस सूरत में क्या होता है कि वो ड्रामा की तरफ जाता है, और मजे की बात है कि मुझे फिर आपको रोकना होगा, सॉरी फॉर दैट। और एपी थिएटर की बुनियाद की तरफ हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा, मैंने पहले क्या कहा है, हाँ जी, कोई इसको रिकैप करेगा ताकि हम रिकनेक्ट हो जाए 100%। जी सर, हमने पार्ट 2 ये शुरू किया है मॉडर्न ड्रामा का। उसमें पहले ड्रामा के बिगिनिंग में 2 काइंड्स ऑफ ड्रामा अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसमें एक कॉमेडी ऑफ आइडियाज है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जो दोनों इंस्पायर्ड थे हेनरिक इब्सन की, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल ड्रामा होता था। तो आयरिश मूवमेंट जो है ये उसके अगेंस्ट रिएक्शन है। W.B. येट्स इसका लीडर है, और इसने एक जो सेल्टिक कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, विलेज लाइफ को आर्टिस्टिक वे में, पोएटिक वे में। तो ये लॉजिक और रीजन के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। इसके नतीजे में उन्होंने एक थिएटर इस्टेब्लिश किया जिसका नाम एबी थिएटर है, जो कि 1904 में आई थिंक इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसको आगे आप कंटिन्यू करना है यहाँ से। एबी थिएटर की हम जैसे बात की, अभी सफदर ने इसको रिपीट किया, वेरी गुड सफदर। सो एज एट दैट टाइम ड्रामा वाज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी मीडियम। ये अंडरस्टूड बात है कि उस जमाने में आपको पता है मूवीज तो थी नहीं, जैसे आज पॉपुलर मीडियम है मूवीज जो है, या इलेक्ट्रॉनिक ड्रामास तो होते नहीं थे रिकॉर्डेड। पब्लिक के जो सोल एंटरटेनमेंट थे, या तो वो नॉवल थे जिससे पहले आप विक्टोरियन एज में डोमिनेट कर गए थे, और या तो फिर लोग जो है स्टेज प्लेस जाके देखा करते थे। पॉपुलर जॉनरा था, और यीट्स ने ये भी सोचा कि ये लोगों को मूव करने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट जॉनरा है, लोगों पे इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है इस तरीके से। सो इसमें बड़ी पार्टिसिपेशन होती थी, ऑडियंस अच्छी होती थी। सो यीट्स हु वाज प्राइमरली अ लिरिकल पोएट टर्न टू ड्रामा। तो इसके ड्रामा की तरफ टर्न करने की एक वजह क्या बनी कि पोएट्री जो है वो सबलाइम आर्ट समझा तो जाता था, लेकिन ड्रामा जो है वो लोगों को मूव किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई मूवमेंट है, आपको चेंज करना चाहते हैं, फिर आप लोगों को मूव करना चाहते हैं, तो फिर एक ऐसे आर्ट की तरफ आते हैं जिससे आप लोगों के जहनों को बदल सकें। अब यीट्स का जो थॉट है, जो नजरिया है, वो अगर लंदन में साइंस डोमिनेट कर रही थी तो इन्होंने सुपरस्टिशन और मिथ्स की तरफ ध्यान दिया। लंदन के अंदर अगर लॉजिक पे बात हो रही थी, लॉजिकल ड्रामास प्रेजेंट हो रहे थे, ड्रामास ऑफ आइडियाज थे, तो इन्होंने जो है वो इरेशनैलिटी की तरफ ध्यान दिया, रैशनैलिटी के बजाय इन्होंने इमोशन और पैशन की तरफ ध्यान दिया, कल्चर और लॉस्ट कल्चर की तरफ स्पेशली उसके रिवाइवल की कोशिश की। बट एज कमर्शियल थिएटर वाज इट्स एलैबोरेटली डेकोरेटेड स्टेज and other technical devices was unsuited to the simple poetical and symbolized play. दूसरी तरफ देखें तो वो कमर्शियल थिएटर भी थे, ठीक है, वहां पैसा भी अच्छा बनाया जाता था, बिजनेस की तरह भी से चलाया जा रहा था, और डेकोरेटेड स्टेजेस हुआ करते थे, और आइडियाज जिसके कस होते थे, साइंस की बात होती थी, लॉजिक की, और फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया जाता था। बल्कि आपको पता है बर्नार्ड शॉ तो सुपरस्टिशन के और फजूल कल्चर के, ऑर्थोडॉक्सी के बहुत खिलाफ था। तो उसके रिएक्शन में क्या आया, एक ऑर्थोडॉक्स एक बंदा आ गया जो सुपरस्टिशन को अहमियत देता है, जो मिथ्स को, जो लॉस्ट कल्चर को अहमियत देता है। और उसके मुकाबले में इन्होंने स्टेज भी बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी बिल्कुल सिंपल कर दिया। और अगर वो आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं तो आपको पता है, आप जो राइटर होता है वो ज्यादा पोइटिकल नहीं होता था, क्योंकि आइडिया गुम हो जाता है ना उसके पीछे पे। तो वो रीजन की आपको पता है सिंपल लाइंस होती हैं, और जहन को जो है वो अपील करना होता है आपने।
जबकि आपने जब अनकॉन्शियस को, स्पिरिट को अपील करना, तो फिर आप म्यूजिक के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, पोइटिकल लैंग्वेज और सिंबल यूज करते हैं डीपली, जो है वो लोगों को मूव करने के लिए। ये चीजें पे उठाई उन्होंने। ही विद द हेल्प ऑफ द लेडी ग्रीगरी एस्टैब्लिश्ड द आयरिश लिटरेरी थिएटर। अब उस जो है वो गैलिक जो लीग है उसके साथ मिलके वहां से इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि मैं अपने नजरियात को, जब तक सिर्फ पोइटिकल फॉर्म में कि हम बात करते रहेंगे या हमने एक छोटा सा क्लब बना लिया, हम बात करते रहेंगे, तो लोगों को नहीं हम ये अच्छे से मैसेज दे सकते, इतना वाइड अपील नहीं है इन चीजों की। तो थिएटर की बुनियाद रख दी, आयरिश लिटरेरी थिएटर। दिस थिएटर गेव परफॉर्मेंसेज ऑफ यीट्स प्लेस। In the course of the time, it became so important that out of it grew the Irish National Theatre Society. ठीक है, बहुत ही फेमस हुआ, आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी भी डेवलप हुई इसके बाद, विच कंस्ट्रक्टेड द फेमस एबी थिएटर डबलिन। तो डबलिन में फाइनली जो है ना आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी और आयरिश लिटरेरी थिएटर से निकलते हुए वो फेमस एबी थिएटर जो आज भी मौजूद है डबलिन के अंदर, वहां तक ये पहुंचाते हैं। Stage setting, here the place was the main thing and the stage setting comparatively unimportant. एबी थिएटर के अंदर, जबकि लंदन के थिएटर के अंदर स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, डेकोरेशन होती थी, बनावट का भी ख्याल किया जाता था। इवन जो है ऑस्कर वाइल्ड के प्लेस है वो तो आर्टिफिशियल कॉमेडी कराते थे, वैसे भी स्टेज की वहां बहुत ही अहमियत थी। दो Yeats wrote about 30 plays, the most important widely known as ones are the Countess Kathleen and the Land of the Heart's Desire, the Countess Kathleen and the Land of the Heart's Desire, यानी कि बहुत फेमस है। वैसे तो जैसे हम देख रहे हैं कि कीट्स ने 30 plays लिखे, but the popularity of these plays depended more upon poetic charm and the strangeness than upon dramatic power. उसके बाद हमारे पास इनकी जो को फाउंडर है इसके साथ हैं वो लेडी ग्रीगरी हैं। शी वाज बोर्न इन 1852 एंड डाइड 1932 और शी मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट इन हर ड्रामेटिक वर्क लाइक यीट्स। शी ड्रू मच ऑफ हर मटेरियल फ्रॉम फोकलोर एंड हर कंट्री एंड आल्सो रोट आयरिश हिस्टोरिकल प्लेस। इन्होंने भी तारीख को सब्जेक्ट मैटर बनाया, कल्चर को और कंट्री साइड को, और अपना सारा मटेरियल जो फोकलोर से लिया, मिथ से लिया, पुरानी कहानियों से लिया, हिस्ट्री से लिया, आयरिश हिस्ट्री। लेडी ग्रेगरी ने भी हर बेस्ट नोन पीस आर द 7 शॉर्ट प्लेस के नाम से मशहूर है। 7 शॉर्ट प्लेस 1909 में लिखे। द कैरेक्टर्स इन हर प्लेस हु आर मोस्टली पेजेंट्स, जैसे हमने कहा कि इनके किरदार भी पेजेंट्स होते थे, आर मोर ह्यूमन देन द प्लेस ऑफ द यीट्स एंड सिंच एंड द ऑडियंस गेट अ थ्रिल ऑफ जॉय ऑन अकाउंट ऑफ द स्वीट सेवर ऑफ द डायलॉग। उन्होंने बड़े खूबसूरत प्ले लिखे, लोगों को वाइड अपील इनकी थी, काफी पॉपुलर हुई लेडी ग्रेगरी, और इनकी 7 शॉर्ट प्लेस का जो कलेक्टेड वर्क है वो बहुत फेमस है। उसके बाद हमारे पास इन इसी मूवमेंट्स के एसोसिएटेड एक और ऑथर है जॉन मलिंगटन सिंच। वो हमारे साथ आते हैं, जो पैदा होते हैं 1871 में और उनकी डेथ होती है 1909। और रिकंटिन्यू करते हैं। जॉन मलिंगटन सिंच की हम बात कर रहे हैं, जो 1871 में पैदा होते हैं और 1909 में इनकी डेथ है। जॉन Millington Singh, who graduated from the Dublin, spent a number of the years among the peasants of Ireland. With them, he lived like a peasant, using their language, learning their tales, and observing closely their customs and characters until he started writing his plays, which, in the opinion of some critics, are second only to Shakespeare. लोग कहते हैं कि मिलिंगटन सिंह जो है ये बहुत बड़े राइटर बने, और इन्होंने जो है ना वो पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब इन्होंने ग्रेजुएट किया। जैसे हम देख रहे हैं पेजेंट्स के साथ रहे, आयरलैंड के कल्चर को इन्होंने फुली जो है वो अडॉप्ट किया, उसको एक्सप्लोर किया, उसको सीखा, उनकी लैंग्वेजेस को और चीजों को तो समझ के इन्होंने एक्सपीरियंस करके प्ले लिखे। तो सिंह एक्सरसाइजेस स्ट्रिक्ट इकोनॉमी इन हिज प्लेस एंड ही रेयरली एडमिट्स as a superfluous word. His Riders to the Sea, इनका फेमस प्ले है 1909 के आता है में पब्लिश होता है, which is one of the greatest tragedies written in the 20th century, is considered by the some critics as too harrowing and ruthless. तो बड़ी जबरदस्त एक ट्रेजेडी है इनकी, खौफनाक किस्म की, Riders to the Sea इनकी बहुत फेमस होती है जेम्स सिंच की। Writes and the protest
against Synge's play. Synge बाद में एक controversial personality भी बनते हैं. His comedy, The Shadow of the Glen, roused much protest because in The Heroine, an Irish woman is shown as proving unfaithful to her husband. और ये बात जो है ना वो आयरलैंड की पब्लिक को अच्छी नहीं लगी थी. एक आयरिश वुमन जो है ना वो अनफेथफुल कैसी हो सकती है. इन्होंने प्ले में वो दिखाया और इस बात से जो पब्लिक जो कि इतनी अब ट्रेंड नहीं थी और वो अपने पब्लिक जो एक पॉपुलर टेस्ट है उसका थोड़ा सा उन्होंने उसको वायलेट किया, उस एथिक्स को. तो लोगों ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया और क्योंकि आयरलैंड में था कि जो आयरिश वुमन होती है वो बहुत लॉयल होती है. सो द पीपल ऑफ द आयरलैंड कुड नॉट टॉलरेट दिस एज दे थॉट दैट द आयरिश वुमन were more virtuous than English women. अब प्रॉब्लम ये था कि ये जो डिसलॉयलिटी है वो कहते हैं इंग्लिश वुमेन में पाई जाती है क्योंकि इनको हर लम्हा आपको पता है अंग्रेजों के साथ इनका मुकाबला था. आयरिश जो लोग थे तो उसी के अगेंस्ट ही तो थिएटर आ चुका था, लिहाजा ये हमेशा अपने आप को वहां कंपेयर करते थे और इनके ख्याल में जो आयरिश वुमेन है वो डिसलॉयल होती है. और सिंज ने जो एक क्या किया है कि आयरिश वुमेन को डिसलॉयल दिखाया और ये ऐसा नहीं हो सकता. So since the playboy of the Western world, एक और इनका वर्क है, the playboy of the Western world, in which he gave an impression that the Irishmen were capable of glorifying as murderers, provoked riots. अब यहाँ पे इन्होंने जो आयरलैंड के लोगों को कुछ मर्डर दिखाया था तो वो इस तरह के काम भी कर सकते हैं, इस पे काफी हंगामा हो जाते हैं और राइट्स जन्म लेते हैं इनके खिलाफ. So, but it proved to be very popular because it gives an impressive representation of the Irish peasant phrases, which the author had heard on the roads or among beggar women and the ballad singers around Dublin. क्योंकि डबलिन में और जो आयरिश कल्चर है इन्होंने चाह के ये सिर्फ इन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी थी. आयरलैंड के चले होने से भी नहीं होता. जैसे हम पाकिस्तान में पैदा हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम पाकिस्तान के सारे कोने कोने के कल्चर को समझते हैं. इसी तरह डबलिन में होने के बावजूद इन्होंने पूरे आयरलैंड को ना सिर्फ समझा बल्कि लोगों के साथ मिले और इवन उन्होंने वो फ्रेजेस जो उन्होंने सड़कों पे सुनी थी, जो बैगर वुमेन से उन्होंने बात करके सीखा था, जो बैलेट सिंगर जो हैं वो गली मोहल्लों में जो गाते थे उनकी लैंग्वेज और उनके वर्ड्स और उनके सॉन्ग और उनकी चीजें जो हैं वो फ्रेजेस लेके आए अपने ड्रामास के अंदर. लेकिन साथ साथ इनके 2 ड्रामों ने काफी हंगामा भी बर्पा किया. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉन ओकेसी. Yeats, Synge and the Lady Gregory were the leading figure of the older generation of the dramatists in the modern Irish theatre. जिस तरह हमने रोमांटिक्स में देखा था ना, एक ओल्डर जनरेशन थी, फिर यंगर जनरेशन भी आती है. इनमें भी ये Yeats और Synge और Lady Gregory ओल्डर जनरेशन में. In the younger generation, the most prominent dramatist is Sean O'Casey. यंगर जनरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर ड्रामाटिस्ट जो है वो शॉन ओकेसी है. It was his play Jono and the Peacock जो 1925 में पब्लिश होता है, which placed him along with Synge at the head of the Abbey Theatre dramatist. इस प्ले ने इनको एक लीडिंग ड्रामाटिस्ट बना दिया. यंगर जनरेशन में और भी है लेकिन वो इतने फेमस नहीं है और सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो लीडिंग ऑथर बनते हैं एबी थिएटर के. Mostly he drew material for his plays in which there is a mixture of the tragedy and comedy from the grim slum dwellings and the recent history of the island. इन्होंने भी अपना सब्जेक्ट मैटर जो हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड लिया है, उसी तरह कल्चर ऑफ आयरलैंड से ये भी इंप्रेस होते हैं, उन चीजों को सामने लाते हैं. इवन जो ग्रिम स्लम डिवेलिंग्स हैं, स्लम डिवेलिंग्स हम कच्ची आबादियों को कहते हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, दूर दराज बुरे हालात में रह रहे होते हैं शहरों से दूर अलग आबादियों के अंदर. वहां से ये इन्होंने डाटा जो इकट्ठा किया और ट्रेजेडी और कॉमेडी को इन्होंने अपने प्लेस के अंदर मिक्स किया. द रीजन व्हाई ही मिक्सेस ट्रेजेडी विद कॉमेडी इन प्लेस एज इन द प्लो एंड द स्टार्स, जैसे इनका वर्क है, is that they are symbolic of the condition of the Ireland, where virtue and the vice, heroism and the cowardice, beauty and the foulness, poetry and the profanity were inextricably mingled. अब क्योंकि इनके प्ले में भी वो सारी चीजें मिलती हैं और कहा जाता है कि उस टाइम के कल्चर में भी क्योंकि एक मिक्स कंडीशन में थी तो इन्होंने वो सारी मिक्स कंडीशन वो अपने प्लेस के अंदर रिप्रेजेंट किया है आयरलैंड को. These plays are written in the language of the slums, but it is full of ब्यूटी. इन्होंने लैंग्वेज भी स्लम्स एरियाज की है, सब्जेक्ट मैटर लिया था स्लम्स एरियाज ऑफ आयरलैंड, यानी वो कच्ची आबादियों के बहुत जो गरीब लोग हैं और जो बिल्कुल नॉन कल्चर्ड जिन्हें आप लोग कहते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज भी इन्होंने यूज की, लेकिन उनमें उसे ब्यूटीफुल अंदाज में प्रेजेंट किया, यानी जो है उसमें किसी किस्म की वल्गैरिटी नहीं थी. His later plays The Silver Tassie
which is published in 1928, and Within the Gates 1933 में उनको publish होता है, are full of satire on the modern society, especially its injustice to the underprivileged. तो ये मॉडर्न सोसाइटी पे सटायर है, तो तनकीद का निशाना बनाते हैं, खासतौर पे जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, अंडर प्राइविलेज के लोग हैं, जो कि उन्हीं को ये सब्जेक्ट मैटर कर रहे थे, तो उनके राइट्स के लिए लिखा और उनके साथ होने वाली जो ज्यादती हैं, जो इनजस्टिस है, उनको सामने लाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट खत्म होता है, पार्ट सेकंड जो है। तो अभी हमने क्या देखा है, इसको एक लाइन में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ हम रुक रहे थे बार बार। तो सबसे पहले हमने आयरिश जो कि ड्रामेटिक रिवाइवल हमारा पार्ट था, और इस कि हमने पहले बैकग्राउंड को देखा, इसका सोशल कल्चरल क्या बैकग्राउंड है, और कौन सी जो है वो ग्रुप है जिसकी अगेंस्ट है, किसके रिएक्शन में ये ड्रामा हमारे सामने आता है। वो इंटेलेक्चुअल ड्रामा क्या है, वो शाह का जो ड्रामा था, वो वाइल्ड का जो ड्रामा है, वो जो लंदन है, वो जो सिटी लाइफ है, वो जो आइडियाज के ड्रामास हैं, वो जो मैनर के ड्रामास हैं, उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन आता है। और लेडी ग्रीगरी, W.B. येट्स और सिंज और न्यू जनरेशन में शॉन ओकेसी हमारे सामने आते हैं। और इसको हम देखते हैं कि इनका गैलिक लैंग्वेज के साथ क्या ताल्लुक है, और किस तरह बटलर येट्स जो हैं वो एक एंटी रैशनलिस्ट हमेशा समझे जाते थे, एंटी लॉजिकल समझे जाते थे। वो साइंस पे उन्हें जरा भी ट्रस्ट नहीं था, उन्हें इंट्यूशन पे, मैजिक पे, मिथ्स पे ज्यादा यकीन था, फोक विजडम के ऊपर ज्यादा यकीन था। इसलिए उन्होंने फेरी टेल, फोक जो लोर्स हैं, उसके अलावा मिथ्स हैं, और आयरिश जो कल्चर और उनकी पुरानी कहानियां जो है, सेल्टिक लैंग्वेज और उसकी जो ब्यूटी जो है उसको वर्ल्ड के सामने रखने का फैसला किया। और शुरू में वो किस तरह जो है वो आयरिश लिटरेरी थिएटर और मूवमेंट की बुनियाद रखते हैं, और आयरिश नेशनल थिएटर निकलता है वहां से, और फिर मॉडर्न एबी थिएटर जो आज भी डबलिन में मौजूद है, वो सामने हमारे आते हैं। और इसके जो लीडिंग फिर जो किरदार है उसमें W.B. येट्स सबसे नुमाया है, उन्होंने 30 प्लेस लिखे, और फिर हमने उनके 2 प्लेस द काउंटेस कैथलीन एंड द लैंड ऑफ द हार्ट्स डिजायर की बात की। लेडी ग्रीगरी ने 7 शॉर्ट प्लेस उनके फेमस हैं, और उसके बाद जेम्स सिंज जो है उनका राइडर्स टू द सी जो है वो एक बड़ी ग्रिम सी रूथलेस किस्म की ट्रेजेडी हमारे सामने आती है। और राइट्स और प्रोटेस्ट भी होता है सिंज के अगेंस्ट, खासतौर पे शेडी ऑफ द क्लैन एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ये मोरालिटी और सिस्टम को या एथिक्स को, जो सिस्टम ऑफ गुड और इवल है उनका, उसको खासा डिस्टर्ब करता है, और लोग काफी बुरा भी मनाते हैं। शॉन कैसे हमने कहा, यंग जनरेशन में हमारे पास एक पॉइंट सामने आते हैं, जोनो एंड द पीकॉक उनका फेमस वर्क है, एंड द प्लो एंड द स्टार्स भी है। उसके अलावा ये ट्रेजेडी और कॉमेडी को हम मिक्स करते हैं, और उसका लेटेस्ट प्ले जो है सिल्वर टेसी है, विदिन द गेट्स है, और इस सारे प्लेस में वो स्लम्स एरियाज, बहुत ज्यादा गरीब लोग जो कच्ची आबादियों में रहते हैं, उनके ऊपर ये सब्जेक्ट मैटर करते हैं, उनके साथ होने वाले इनजस्टिस, और उनके अंदर जो कल्चर, जो लैंग्वेज और जो विजडम पाया जाता है उसको सामने लाते हैं, या उनके साथ होने वाली ज्यादतियों को हाईलाइट करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके बाद हम करेंगे पोएटिक ड्रामा।